नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, हाई अलर्ट पर बीएसएफ के जवान, सर्च ऑपरेशन जारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र दिल्ली वाला दाव, बिहार में भी चुनाव से पहले खाते में आने लगेंगे पैसे, नीतीश सरकार ने बनाया महिलाओं को साधने का प्लान। आगे जिक्र होगा कि समंदर के भीतर चीन की हर चाल को मात देगा सीक्रेट नौसैनिक बेस, इंडियन ओशियन रीजन में भारत का मास्टर स्ट्रोक। आगे आपको बताएंगे कि सबको उड़ा देंगे पाकिस्तान में बलूच आर्मी ने ट्रेन की हाईजैक, सैकड़ों यात्रियों को बनाया बंधक। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया 450 यात्रियों को बंदी बनाने का दावा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, हाई अलर्ट पर बीएसएफ के जवान, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि को सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ के एक प्रयास को विफल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1 बजे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सांबा सेक्टर की खोड़ा पोस्ट पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी, जिसके जवानों ने कुछ राउंड फायर किए। रात का समय होने के कारण सभी जवान एवं इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सुबह होते ही उसी इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी मिलने तक तलाशी अभियान जारी है। बीएसएफ के डीआईजी एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास समेत कई उच्च अधिकारी घटनास्थल पर उपस्थित हैं और नजर बनाए हुए हैं। वहीं 26 फरवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। यह हमला राजौरी के सुंदरबनी क्षेत्र में हुआ था और हमले के बाद सेना अलर्ट हुई और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया था। अटैक राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास हुआ था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र दिल्ली वाला दाव, बिहार में भी चुनाव से पहले खाते में आने लगेंगे पैसे, नीतीश सरकार ने बनाया महिलाओं को साधने का प्लान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भी महाराष्ट्र दिल्ली की तरह महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार महिलाओं से जुड़ी योजना का नाम और इसके लिए कितनी राशि प्रति महिला आवंटित की जा सकती है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस साल जुलाई तक इस योजना की घोषणा कर सकती है, और जिससे विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में धनराशि की किस्त पहुंचने लगे। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत में महिला सम्मान योजना की बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान को लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिला सम्मान योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिहार में इस साल चुनाव है और राज्य में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और लोजपा जैसे दल शामिल हैं। विपक्ष में आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडियन ओशन रीजन में भारत का मास्टर स्ट्रोक, समंदर के भीतर चीन की हर चाल को मात देगा सीक्रेट नौसैनिक बेस। जी हाँ दोस्तों, भारत की समुद्री ताकत अब एक नया आयाम लाने जा रही है। आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में चट्टानी पहाड़ों के नीचे भारत एक ऐसा गुप्त नौसैनिक बेस बना रहा है जो परमाणु हमले को भी झेलने की क्षमता रखेगा। इसका नाम आईएनएस वर्षा रखा गया है। करीब $3.5 बिलियन की लागत से तैयार हो रहा ये बेस भारत के परमाणु पनडुब्बी बेड़े को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाएगा। आईएनएस वर्षा भारत के प्रमुख नौसैनिक बेस विशाखापट्टनम से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि परमाणु पनडुब्बियां यहां गुप्त रूप से आ जा सकें। इसका मकसद भारत की समुद्री ताकत को इतना मजबूत करना है कि कोई भी दुश्मन देश, खासतौर पर चीन, भारत पर हावी ना हो सके। आईएनएस वर्षा एक भूमिगत परमाणु पनडुब्बी बेस है जहां करीब 12 परमाणु पनडुब्बियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। खास बात यह है कि यह बेस इतनी मजबूती से बनाया जा रहा है कि अगर भारत पर परमाणु हमला भी होता है तब भी यहाँ मौजूद पनडुब्बियां सुरक्षित रहेंगी और भारत दुश्मन देश पर जवाबी हमला करने में सक्षम होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सबको उड़ा देंगे पाकिस्तान में बलूच आर्मी ने ट्रेन की हाईजैक, सैकड़ों यात्रियों को बनाया बंधक। जी हां दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। इतना ही नहीं, बलूच आर्मी ने ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को बंधक बना लिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर ट्रेन को हाईजैक करने की जानकारी दी और ये घटना उस समय घटी जब जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि मस्कफ धादर बोलन में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां उसके लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। इसके चलते जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा और ट्रेन को नियंत्रण में ले लिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया 450 यात्रियों को बंदी बनाने का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में
आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी नामक संगठन ने दावा किया है कि उसने बोलन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है और 450 लोगों को बंधक बना लिया है। बीएलए ने चेतावनी दी कि अगर उनके खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई की गई तो वो सभी यात्रियों को मार डालेंगे। अभी तक कुल 6 सैन्यकर्मी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ट्रेन में 450 यात्री सवार थे। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आतंकवाद निरोधक बल और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक्टिव ड्यूटी कर्मी शामिल हैं। ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे और बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रेन में मौजूद सैनिकों ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान बीएलए के आतंकियों ने महिलाओं, बच्चों और बलूची यात्रियों को रिहा कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में घुसपैठियों की खैर नहीं, विदेशियों की एंट्री पर भी सख्त नियम। अमित शाह ने जल्दी पहली चाल, बदलेंगे 4 कानून। जी हाँ दोस्तों, गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जिसका मकसद भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के कानूनी रूप लेने के बाद भारत के अव्रजन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा। इनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल है। ये बिल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता देते हुए विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निवास को कड़े नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मौजूदगी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनती है या फिर वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में अवैध रूप से नागरिकता प्राप्त करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी विदेशी नागरिक के प्रवेश से भारत के किसी अन्य देश के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं तो उसे देश में आने से रोका जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत को नहीं दी एंट्री और एयरपोर्ट से ही वापस लौटाया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। तुर्कमेनिस्तान में तैनात पाकिस्तान के राजदूत को वैध वीज़ा और सभी कानूनी यात्रा दस्तावेज होने के बावजूद अमेरिका में एंट्री करने से रोक दिया गया। उन्हें लॉस एंजलिस से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार के एहसान वगान छुट्टी मनाने लॉस एंजलिस जा रहे थे, लेकिन अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें पासपोर्ट पर ही रोक लिया और रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राजदूत को तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मॉरिशस में पीएम मोदी का बिहारी अंदाज में स्वागत, ऐतिहासिक रहा है रिश्ता, पीएम मोदी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिन तक मॉरिशस की यात्रा पर हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मॉरिशस में पीएम मोदी का पूरा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यहां पर प्रवासी भारतीयों के समूह की महिलाओं ने पारंपरिक गीतों से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं और यहाँ कई अहम समझौते पर वो हस्ताक्षर करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को दिया महत्व, पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा सांसद कार्यक्रम में बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिर्फ 10 वर्षों में पूर्वोत्तर पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा है। 2004 से 2014 तक हिंसा की कुल 11,000 घटनाएं हुई हैं और 2014 से 24 तक 3428 घटनाएं हुई, यानी 70% की कमी आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश का नाम भारत है तो भारत ही बोलो, इंडिया तो अंग्रेजी नाम है, आरएसएस महासचिव ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत को अंग्रेजी नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत कहा जाना चाहिए। उन्होंने भारत बनाम इंडिया की बहस को फिर से हवा दे दी है। होसबोले ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल राष्ट्रपति भवन में G20 डिनर के दौरान खुद देश को भारत गणराज्य कहा था, तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक या संविधान जैसी संस्थाओं को अंग्रेजी नाम क्यों रखना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अंग्रेजी में तो इंडिया है लेकिन भारतीय भाषा में भारत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसा क्यों है? ऐसा सवाल उठना चाहिए, उसे सुधारा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी ने मचाया नेपाल में तहलका, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, भारत हैरान। जी दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सड़कों पर हजारों लोग एक बार फिर क्रांति के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन इस महाक्रांति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लहराई जा रही हैं।
सीएम योगी को लेकर नेपाल में जबरदस्त चर्चा हो रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेपाल में हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं और इनके हाथों में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें क्यों हैं। दरअसल नेपाल के लोग चीन समर्थन वामपंथी सरकारों से परेशान हैं और नेपाल के इन लोगों का मानना है कि उनका देश राजशाही से लोकतंत्र तो बन गया, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। अब इन लोगों ने नेपाल में दोबारा राजशाही लाने का फैसला कर लिया है। हजारों की भीड़ ने राजधानी काठमांडू में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत किया। लोगों ने राजशाही को फिर से बहाल करने और हिंदू धर्म को राजधर्म के रूप में फिर लाने की मांग की। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा भारत, जयशंकर के पीओके पर बयान से इस्लामाबाद में हलचल। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान अगर अपने कब्जे वाले कश्मीर पर दावा छोड़ देता है तो दोनों देशों के बीच विवाद का सबब बना यह मुद्दा सुलझ जाएगा। जयशंकर ने बीते हफ्ते लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। उनके बयान की भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान में उनके इस बयान को भारत की पीओके पर हमला करने की धमकी की तरह भी देखा जा रहा है। वहीं कई एक्सपर्ट इसे सिर्फ सियासी जुमला मान रहे हैं। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने कमर चीमा से इस मुद्दे पर बात की है। आरजू काजमी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कमर चीमा से बात करते हुए कहा कि जयशंकर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर से हट जाएगा। आरजू ने चीमा के सवाल किया कि ऐसा नहीं लगता कि अपनी सरकार से इजाज़त के बिना कोई विदेश मंत्री ऐसा बयान दे सकता है। इस बयान के बाद क्या ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पीओके पर हमले जैसा कोई इशारा दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाला है कुछ बड़ा? अमेरिका ने जारी कर दी है एडवाइजरी और एलओसी की यात्रा न करने की दे दी है सलाह। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर रेगिस्तानी मैदानों तक फैली भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा एक बार फिर सुर्खियों में है। 9 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए एक यात्रा एडवाइजरी जारी की और दोस्तों इसमें भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के आसपास के क्षेत्रों, साथ ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में इन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों और सशस्त्र संघर्ष की आशंका का उल्लेख किया गया है। अमेरिकी नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करने और एलओसी के आसपास के क्षेत्रों से बचने को कहा गया है। दोस्तों, नियंत्रण रेखा के दोनों ओर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की भारी तैनाती है और एडवाइजरी में इस क्षेत्र को सशस्त्र संघर्ष के जोखिम के कारण खतरनाक बताया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर के बाद अब सीता माता मंदिर की बारी। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह का बेहद बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के विकास में योगदान देने के लिए मिथिलांचल और बिहार के लोगों की सराहना की और कहा कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से लोकतंत्र और दर्शन को सशक्त बनाने का इतिहास रहा है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी वादा किया कि सीता माता का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं बिहार गया था तो मैंने कहा था कि राम मंदिर तो बन गया, अब सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की बारी है। मंदिर पूरी दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा और ये भी कि जीवन को हर तरह से आदर्श कैसे बनाया जाए। शाह ने कहा कि गुजरात में बसे मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने इसके विकास पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य में उनका सम्मान, सुरक्षा और स्वागत है। मिथिला की भूमि रामायण और महाभारत के समय से ही बुद्धिजीवियों की भूमि रही है, जिसमें प्राचीन विदेह राज लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कई बार कहा था कि जब तक विदेह के लोग मिलजुल कर रहेंगे उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मिथिलांचल लोकतंत्र की एक मजबूत ताकत साबित हुआ जो सालों तक पूरे देश को अपना संदेश देता रहा। मिथिलांचल शास्त्रार्थ की भी भूमि रही है। शाह ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कई बार कहा था कि जब तक विदेह के लोग मिलजुल कर रहेंगे उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मिथिलांचल लोकतंत्र की एक मजबूत ताकत साबित हुआ जो वर्षों तक पूरे देश को अपना संदेश देता रहा। मिथिलांचल शास्त्रार्थ की भूमि रही है। और शाह के बयान पर भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार के लोग इस खबर से उत्साहित हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार हमारा है और हम बिहार के आरजेडी विधायक की धमकी पर भड़के बाबा बागेश्वर। जी हाँ दोस्तों,
राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने पिछले दिनों प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल भेजने की धमकी दी थी। इस पर बाबा बागेश्वर ने गोपालगंज में हनुमंत कथा के तीसरे दिन रविवार को जोरदार पलटवार किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं का परचम अब दिखने लगा है। लोग कहते हैं कि अगर हम बिहार आए तो जेल में डाल दिया जाएगा। तुम रोहिंग्या और घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है और हम आते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान बजरंगबली की भक्ति है। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। कथा के दौरान उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके समर्थकों द्वारा कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि ऐसा होने पर विरोधी उनका विरोध करने का मौका पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो विरोधी यहाँ हंगामा मचाने का मौका पा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि सनातन धर्म का नाम खराब हो। बाबा बागेश्वर ने यह भी याद दिलाया कि पिछली बार जब कुछ लोगों ने उन्हें पटना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने की कोशिश की थी, तब बिहार वासियों ने मिलकर 12 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी कर कथावाचन सुना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी की पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात। होली बाद यूपी सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके पहले शनिवार को सीएम योगी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक योगी ने प्रधानमंत्री को जेवर एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे की प्रगति के बारे में भी बताया है। जेवर एयरपोर्ट का जल्द ही उद्घाटन होगा और इसको लेकर सोमवार को नोएडा एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक हो रही है। सीएम योगी पीएम मोदी के बीच मुलाकात को लेकर कई प्रकार की चर्चा है और चर्चा ये भी है कि करीब 1 घंटे की मुलाकात में उन्होंने प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर भी बात की। संभावना जताई जा रही है कि होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिथिला को बाढ़ से मिलेगा छुटकारा। नीतीश सरकार का नया प्लान तैयार। कमला बराज पर आया नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, नेपाल सीमा पर अवस्थित जयनगर में अत्याधुनिक कमला बराज का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जल संसाधन विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 56% काम पूरा हो गया है और इसमें मिथिला को कमला नदी की बाढ़ से सुरक्षा के साथ मधुबनी जिला के बड़े परिक्षेत्र में नहरों के जरिए सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। कमला वीआर सिंचाई योजना के अंतर्गत जयनगर में वर्ष 1974-75 में 292.50 मीटर लंबे वीआर का निर्माण कराया गया था। 2019 में 13 जुलाई को कमला में अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति बनी और उससे हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों में कांग्रेस के नेता पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पिछले दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई कांग्रेस विधायकों मुंह पर काला नकाब पहनकर पहुंचे। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनके इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस का असली चेहरा देखने को मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां ईडी की कार्रवाई को लेकर इशारों में कहा कि ये जो कार्रवाई है वो कुछ है तो है, कुछ नहीं है तो नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को स्वर्गीय माधव सिंधिया की 80वीं जन्म जयंती के मौके पर माधव नेशनल पार्क को माधव टाइगर रिजर्व की घोषणा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बुढ़ा बनाम बच्चा की राजनीति। तेजस्वी और नीतीश की फाइट में गिरिराज ने कराई लालू की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव का माहौल अब बुढ़ा बनाम बच्चा की जंग बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ये राजनीतिक टक्कर देखने को मिल रही है। राजनीति में अनुभव की कद्र कम होती दिख रही है। चाहे विधानसभा हो या सड़क, हर जगह इसी तर्ज पर राजनीति गरमा रही है। नीतीश कुमार अनुभवी नेता होने के नाते बुढ़ा खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि युवा नेता तेजस्वी यादव बच्चा खेमे के नेता हैं। दोनों ही तरफ से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक वार कर रहे हैं और देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूपेश बघेल के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद। ईडी ने मंगाई नोट गिनने की मशीनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर भारी मात्रा में कैश पाए जाने के आरोपों के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है। इसकी गिनती के लिए ईडी अधिकारियों ने 2 कैश गिनने वाली मशीनें लगाई हैं। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े एक परिसर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष को कराना पड़ेगा नियमों का रिफ्रेशमेंट कोर्स, जेपी नड्डा ने कही ये बड़ी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जनता के बीच संसद की छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि देश की संसदीय परंपरा के अनुसार सदन के अंदर बहस करने की एक समुचित व्यवस्था है। इसमें नियमों के अनुसार बहस करने का आवेदन देकर लघु और लंबी चर्चा करने का प्रावधान है, लेकिन नियमों की जानकारी न रखते हुए विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और जनता के बीच ये छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से भाग रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के सामने किया सरेंडर, अब आतंकियों का नाम सुन कांप रही पाकिस्तानी फौज, 2 महीने में लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों और फौज पर आतंकवाद का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2025 के पहले 2 महीनों में ही सुरक्षा बलों के मारे जाने वाले कर्मियों की संख्या में 134% की भयावह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफ़ी है, खासकर उन दावों के बीच जो पाकिस्तान खुद को गल्फ देशों और मुस्लिम राष्ट्रों के बीच सुरक्षा बलों का सुपर पावर बताता रहा है।